अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट जो डिस्कशन हमारी हुई थी, जो लास्ट वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था हिल्बर्ट स्पेसेस को, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा टॉपिक। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। हिल्बर्ट स्पेसेस में हमने ये कहा था कि जो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं वो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। उसकी फिर हमने एग्जांपल्स दी थी कि आर एन और सी एन जो है ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। और फिर डिफरेंट डेफिनेशन हमने की थी। सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन की थी ऑर्थोगोनल की, कि टू एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। और उसको रिप्रेजेंट करने का हमने प्रोसीजर भी देखा। इसी तरीके से बी हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस था और ये उसका कोई सबसेट है, तो कोई एक एलिमेंट उस सब स्पेस का जो है, सॉरी, बी हमारे पास स्पेस है इनर प्रोडक्ट से, तो वो एलिमेंट ऑर्थोगोनल होगा पूरी सबस्पेस के साथ अगर वो उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल। ये हमने कहा एक्स इज ऑर्थोगोनल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ अगर वो ऑर्थोगोनल हो तो कंप्लीट ए के साथ एक सबसेट ए का उसके साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या था? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कोई भी हमारे पास सबसेट ऑफ बी था, तो ए का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट उन तमाम एलिमेंट्स ऑफ बी, वो तमाम एलिमेंट्स ऑफ बी होंगे इसके अंदर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, जो कि हमारे पास ऑर्थोगोनल हों। यानी कि वी के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, कंप्लीट ए के साथ, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, तो उसको हम कहेंगे, उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन थ्योरम वो किया कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई बिलोंग्स टू बी such that x is orthogonal to y. So x plus y inner product space is equal to x inner product space plus y inner product, सॉरी नॉर्म स्पेस। तो ये हमने जब प्रूव किया था तो इसके प्रूफ में हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन डेफिनेशन को यूज कर लिया था। कैसे यूज किया था उसकी डेफिनेशन? हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की जो थी वो एक्स और वाई का जहाँ पे भी इनर प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, बाकी तमाम इनर प्रोडक्ट को एज इट इज हम राइट कर लेंगे। वेल, next we discussed about some example. तो एग्जांपल्स हमने उसके बाद जो है डिस्कस की थी ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड और इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन हैं। तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स थे, तो हम लास्ट जो रिजल्ट कर रहे थे हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। वेल, इफ यू हैव सम वॉइस इशू ड्यूरिंग 2 or 3 minutes, उसको अब मैंने रिमूव कर दिया है, इंशाल्लाह अब वॉइस इशू नहीं आएगा बाकी वीडियो के दौरान। लेट y be a complete subspace of an inner product space, then for x belongs to x, there exists a unique y belongs to y such that z is equal to x minus y is orthogonal to y। कि हमने कहा कि अगर हमारे पास y कोई भी कंप्लीट सबस्पेस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट का और उस सबस्पेस के एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो सबस्पेस के साथ ऑर्थोगोनल होगा। यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो पूरी सबस्पेस के साथ या सबस्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ उसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। हम इसका प्रूव करना चाह रहे थे। इसका प्रूफ क्या है जी हमारे पास? लेट x बिलोंग्स टू x देन एज y इज कंप्लीट। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास x एक इनर प्रोडक्ट स्पेस थी और y उसकी जो है सब स्पेस है, और ऐसी सब स्पेस है जिसका इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 0 है, जिसका इनर प्रोडक्ट हमारे पास
जीरो है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई। ये हमने अभी एक रिसेंट थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास y को कंप्लीट सबस्पेस हो तो उसके लिए एक यूनिक y ऐसा जरूर होता है जो कि उस y का मेंबर हो, और x का उसके साथ जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डेल्टा के इक्वल होगा। तो ये जो लास्ट टॉपिक था, जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज वो हमने स्टॉप किया था थोड़ा सा। तो ये वो टॉपिक था जहाँ से हमने अब स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक का तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ था। यहाँ से आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके जी। कंसीडर z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो z है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि z इज ऑर्थोगोनल टू कंप्लीट y। ओके जी, ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को हमने सबसे पहले अचीव करना है। सपोज कॉन्ट्राडिक्शन हम ले लेते हैं। सपोज z इज नॉट ऑर्थोगोनल टू y। हमने कॉन्ट्रेरीली सपोज कर लिया कि ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन को चलें जो फुलफिल नहीं करता। तो फिर क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट when there exists some y1 belongs to y such that, हमने ये कहा हुआ है कि z अगर ऑर्थोगोनल टू y होगा तो z का इनर प्रोडक्ट y के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो होगा। तो अब अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं है तो इसका मतलब कोई एक वन एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसके साथ z1 का इनर प्रोडक्ट लिया जाए, z का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन फेल हुई हमने कहा। चलें जी, अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? हम सपोज कर लेते हैं लेट जो इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है वो किसी कांस्टेंट की इक्वल है, अल्फा की इक्वल है लेट सपोज। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया कि इसका इनर प्रोडक्ट अल्फा है हमारा। अब हम नेक्स्ट ये कहते हैं कि सपोज हम बेटा एन एलिमेंट ऑफ फील्ड z माइनस बीटा y1 नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इनर प्रोडक्ट आपस में ही जो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। फिर हम कह सकते हैं कि किसके इक्वल होगा? ये होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ z माइनस बीटा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ y माइनस बेटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ z। एक्चुअली ये y नहीं है, y1 है। आई थिंक तो मैं इसको इग्नोर कर दूँ। ओके, प्लस लास्ट टर्म में फर्स्ट वन के साथ एक बेटा है और दूसरे के साथ भी y1 इंटू वाई। ओके, तो ये मेरे पास जो है एंड रिजल्ट आ गया है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जी नॉर्म स्क्वायर है। बाकी सारा कुछ मैं वैसे ही लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास है बीटा वाई इंटू जी, और ये है बीटा बार जी इंटू वाई। तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इस बीटा को, कि बीटा बार ये वाला जी इंटू वाई वन माइनस बीटा
y1 इंटू जी। देखें अब मैंने क्या काम किया है, मैंने इनकी पोजीशन को, y और z की पोजीशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, बीटा कॉन्जुगेट टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होगी। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जो टर्म आएगी वो बीटा आयोटा टाइप टर्म जो है वो जनरेट हो जाएगी। ओके जी। बल्कि यहाँ पर y1z और z1y ये हमारे पास सेम मीनिंग में ही यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास सिचुएशन बन रही थी, जी इंटू जी माइनस बीटा y1 इंटू जी ही बन रहा था, y1 इंटू जी। तो मैं इसको चेंज नहीं करता, y1 इंटू जी ही रहने देता हूँ। प्लस ये नेगेटिव मैं इन दोनों में से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ये जी है बेसिकली। तो बीटा कॉमन आया हुआ है तो बीटा बार बच जाएगा, y इंटू वाई। तो हम एक बीटा बार चूज करते हैं। ये आप लोगों को एक काशी शिवार्ड इनक्वालिटी शायद जहाँ पर वीडियो है वहाँ पर ये बीटा इस टाइप का क्यों चूज करते हैं, ये आप लोगों को उसकी रीज़न वहाँ पर बताई हुई है कि अगर आप लोग इस टाइप का बीटा बार चूज करें तो हमारे पास जो सिचुएशन बच जाएगी वो क्या बनेगी, तो z माइनस बीटा y1 नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू z नॉर्म स्क्वायर माइनस y z इनर प्रोडक्ट ओवर y1 नॉर्म स्क्वायर इंटू gy1 माइनस बीटा इंटू, अब हमारे पास बीटा बार जिस टाइप का चूज किया गया है वाई जी ओवर वाई नॉर्म स्क्वायर, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस बीटा इंटू वाई जी इनर प्रोडक्ट माइनस बीटा बार की जगह पे बीटा बार की वैल्यू y1 जी ओवर y1 नॉर्म स्क्वायर, और जो साथ में y और y इनर प्रोडक्ट है वो बेसिकली y1 नॉर्म स्क्वायर ही है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास टर्म। तो y1 जी और y1 जी इनर प्रोडक्ट ये हमारे पास सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो मेरे पास जो चीज़ बच जाएगी, जी माइनस बीटा y1 नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू जी1 नॉर्म स्क्वायर माइनस y1। अब ये y1 जी और dy1 ये हमारे पास टू डिफरेंट इनर प्रोडक्ट यहाँ पर बच गए हुए हैं, और इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम कह सकते हैं कि dy1 या y1 जी, तो इनको मैं कह देता हूँ dy1 का स्क्वायर, टू टाइम्स आ गए हैं dy1 ओवर y1 नॉर्म्स। ओके जी। तो ये मेरे पास सिर्फ टर्म्स बच गए हैं। अब ये जो सिचुएशन है जो आप लोगों के पास अब आ गई है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये लेस देन जी नॉर्म स्क्वायर होगी, क्योंकि जी नॉर्म स्क्वायर में से कोई चीज़ कॉमन हो रही माइनस हो रही है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो जी1 नॉर्म स्क्वायर से लेस ही रहेगी, यानी कि डेल्टा स्क्वायर, यानी कि मैं यूँ कह लूँ 3 - 2 हो तो जो भी आंसर आएगा कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है नंबर में, तो वो नंबर आप लोगों के पास सेल्फ उससे लेस होगी वैल्यू। तो ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ गई है मेरे पास। तो इसको कह सकता हूँ जी माइनस बीटा y1
norm square is less than delta square, या फिर v माइनस बीटा वाई वन नॉर्म, ये स्केयर लेस देन डेल्टा स्केयर है तो ये नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा बचते हैं। ओके जी। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इससे हमें इंफॉर्मेशन ये लेना चाह रहे थे कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल तो तब होगा जब हमारे पास हम इसको कहें कि जीरो आ जाए किसी तरीके से, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए। तो मैं इसको देखता हूँ, इसको वन कर लेता हूँ और बी माइनस बीटा वाई वन नॉर्म स्केयर की एक और फॉर्म लिखता हूँ जो कि है एक्स माइनस वाई माइनस बीटा वाई वन। यहाँ से देखें एक्स माइनस वाई प्लस बीटा वाई वन, ये नॉर्म जो है। अब डेल्टा तो मिनिमम वैल्यू होता है एक्स का किसी के साथ भी डिस्टेंस वाई के, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा रहेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन बताई हुई है कि इन्फिमम होगा एक्स का किसी के साथ भी सबस्पेस के साथ डिस्टेंस, वो डेल्टा होगा सबसे कम। तो बाकियों के साथ किसी के साथ भी जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा होगा। तो z माइनस बीटा वाई वन नॉर्म ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा आ गया, ये सेकंड है। तो इन दोनों को अगर आप लोग अब देखें लेस देन और ग्रेटर देन वाली सिचुएशन, तो हम कह सकते हैं कि z माइनस बीटा वाई वन इज इक्वल टू जीरो है। तो जो हमारी वो कंडीशन थी कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो वो हमारी जो ये दोनों जो हैं एक ही नंबर से डेल्टा से लेस और ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हम हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ गई है तो हमारी जो सपोजिशन थी, ओके, ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमारी जो सपोजिशन थी दैट इज रॉन्ग। तो हमारी अगर सपोजिशन रॉन्ग है, तो हमने सपोजिशन की थी कि जी इज नॉट ऑर्थोगोनल टू वाई, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। इसका मतलब जी इज ऑर्थोगोनल टू वाई, या जी हमारे पास हमने जो सपोज किया था कि जी किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के इक्वल है, तो एक्स माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू वाई। तो ये हमारा जो है एंड रिजल्ट है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। वेल, तो यहाँ पर अब हमने एक थ्योरम जो है वो प्रूव कर लिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, उसको हम डिफाइन करने लगे हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? मेरा ख्याल है कि आपको शायद देखने में परेशानी होगी। डेफिनेशन है हमारे पास, अ वेक्टर स्पेस एक्स इज सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस y and subspace z, direct sum of subspace y and z, if for every x belonging to x, if for every x belonging to x, there exists y, an element of y, such that x, y belonging to y and z belonging to z
such that x is equal to y plus z, कि आप लोगों के पास किसी भी सब स्पेस x को y और z का डायरेक्ट सम कहेंगे अगर y और z में से एक एक एलिमेंट इस टाइप का हो कि x का हर एलिमेंट y और z के एलिमेंट्स को ऐड करने से बना है एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और इस तरह की कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ओके, यूनिकनेस भी है इसके अंदर। इसको राइट कैसे करते हैं, एंड राइट x इज इक्वल टू x इज डायरेक्ट सम, ये डायरेक्ट सम का सैंपल है, x इज डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z। और ये याद रखिएगा यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि y और z एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, देयर इंटरसेक्शन इज ओनली जीरो वेक्टर, नल वेक्टर है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। इस टाइप के अगर एलिमेंट हो कि x को इक्वल टू सम ऑफ y एलिमेंट एंड सम ऑफ z एलिमेंट राइट किए जा सके तो वो हमारे पास डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। अब उसी से रिलेटेड हम एक रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं डायरेक्ट सम से रिलेटेड, और उसको देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट सम जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है हमारे पास। ओके जी, थ्योरम है हमारे पास इसमें, लेट y बी a क्लोज सबस्पेस ऑफ a Hilbert space H, then क्या होगा, H is equal to direct sum of y and its orthogonal complete। अब हिल्बर्ट स्पेस दी हुई है, हिल्बर्ट स्पेस का मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। ओके, अब हमें इसका प्रूफ देखना है। ओके जी, लेट x बिलोंग्स टू h, x हमारे पास जो है वो h का कोई मेंबर ले लेते हैं जिसको आप लोगों ने डायरेक्ट सम के इक्वल प्रूव करना है। एज y is closed subspace of a complete space H, हमने कहा हुआ है कि H जो है वो कंप्लीट हिल्बर्ट है तो हिल्बर्ट ऑब्वियसली कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, और अगर Y उसकी सब स्पेस है तो कंप्लीट सब स्पेस की जो कंप्लीट स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो भी कंप्लीट होती है, तो मैं कह सकता हूँ Y इज आल्सो कंप्लीट। क्यों, उसकी रीजन हम दे सकते हैं सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस, कि कंप्लीट स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी हमारे पास कंप्लीट होगी। तो अब हम एक थ्योरम कंप्लीट सब स्पेस के लिए जो हमने किया था, देन बाय यूजिंग वेल नोन थ्योरम
थ्योरम क्या है हमारे पास, ये इसकी राइटिंग आई थिंक सो के इतनी नजर नहीं आ रही। थ्योरम हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई element of y such that x minus y जो कि बेसिकली z है, दिस इज ऑर्थोगोनल टू y। ये अभी जो थ्योरम हमने लास्ट में किया था। वेल इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट y कंप्लीट के ऑर्थोगोनल हैं वो तमाम हम कहते थे कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का पार्ट है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू z है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो y प्लस z बन सकती है, और y जो है वो मेंबर ऑफ y है, और z जो मेंबर है y कंप्लीमेंट का। इसका मतलब ये हो गया कि जो x है इसको हमने x के एक मेंबर को, x जो बेसिकली h का मेंबर था, h के एक मेंबर को एज ए सम ऑफ मेंबर ऑफ y और मेंबर ऑफ z y कंप्लीमेंट उसके तौर पे लिख लिया है। तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जी इज इक्वल सच दैट y belongs to y and z belongs to y complement, h is equal to y direct sum of this। ओके, बल्कि अभी इसको सम के तौर पे लिखा हमने, डायरेक्ट सम तो हम तब कहेंगे जब ये यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। नाउ ओनली थिंग वी हैव टू प्रूव इज यूनिकनेस। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास जो चीज़ सिर्फ रह गई है वो यूनिकनेस रह गई है। अगर हम यूनिकनेस प्रूव कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। वेल यूनिकनेस के लिए हम यही काम करेंगे कि जो z इज यूनिक के लिए हम ये कह देते हैं कि z यूनिक नहीं है। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम टू डिफरेंट z's, z1 एंड z2। तो हमारे पास दो x हो जाएंगे, x एक y1 प्लस z1 और दूसरा x हो जाएगा y2 प्लस z2। हमने ये कहा था कि ये जो रिलेशन है वो यूनिक होगा। अब यूनिक नहीं है तो इसका मतलब टू डिफरेंट इस तरह के रिलेशन होल्ड कर रहे होंगे, और ये अगर होल्ड कर रहे हैं तो इन पे बाकी वही जो डेफिनेशन है पूरी उतर रही होंगी कि y1 और y2 दोनों मेंबर्स ऑफ y हैं, और जो हमारे पास z1 और z2 हैं दे बिलोंग्स टू y कंप्लीमेंट। तो इसको लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू वाई वन प्लस वी वन है, और x जो है y2 प्लस z2 है, तो दोनों x के इक्वल हैं। एज x इज इक्वल टू y1 plus z1 and also x is equal to y2 plus z2। तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 plus z1 is equal to y2 plus z2। ये दोनों के इक्वल हो गया हमारे पास। तो अगर ये दोनों के इक्वल है तो हम अब क्या कहेंगे कि अगर ये इक्वल है तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है जी। और ये मेरे पास किससे बिलोंग कर रहा है, दे बिलोंग टू
वाई इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट जो कि 0 बिल्कुल है। कैसे पता चला? हमारे पास वो इस तरह से पता चला कि ये सिचुएशन, ये वाई के जो मेंबर, ये जो हैं वाई के मेंबर्स हैं, और ये जो हैं वाई ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के मेंबर हैं। और ऑर्थोगोनल वाई के मेंबर और वाई ऑर्थोगोनल के मेंबर दोनों अगर इक्वल हो जाएं ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के मेंबर, तो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, और उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो जीरो रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि वाई वन माइनस वाई टू भी जीरो है, और जी वन माइनस जी टू भी जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई वन और वाई टू और जी वन और जी टू वो दोनों कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बल्कि सेम ही हैं। तो ये जो x की रिप्रेजेंटेशन थी y प्लस जी, ये यूनिक है। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? यूनिक है। तो हमारे पास h जो है दैट इज डायरेक्ट सम ऑफ y एंड y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया, y डायरेक्ट सम y ऑर्थोगोनल। ओके, इसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके लिए यही करेंगे कि हमारे पास जी अगर कोई मेंबर है, लेट सपोज कॉन्ट्रेरियली सपोज कर लेते हैं कि वाई इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में जीरो के अलावा कोई मेंबर है, तो ऑब्वियसली वो मेंबर वाई से भी बिलोंग कर रहा होगा, और वो मेंबर जो है वो वाई ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जी वाई से बिलोंग कर रहा है और वाई के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो मैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जी इज ऑर्थोगोनल टू कंप्लीट वाई, या यूं कह सकूंगा कि जी का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई। इस डेफिनेशन को यूज करके मैं कह सकता हूँ। तो इन पर्टिकुलर जी भी तो वाई का ही मेंबर है, तो जी और जी का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जी आल्सो बिलोंग्स टू वाई है, हमने बताया हुआ है। तो ये ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जी हमारे पास ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई इंटरसेक्शन वाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जी अगर कोई होगा भी तो वो खुद ज़ीरो ही होगा, यानी कि ज़ीरो के अलावा और कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होगी। तो ये हमारा जो लास्ट रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था, ये हमने कर दिया है। तो यहाँ तक एटलीस्ट आप लोगों ने जो प्रोसेस है इसको ज़रूर देखना है, और फीडबैक में आप लोगों को ज़रूर मेंशन करना है कि अगर आप लोगों को कहीं पे कोई इशू है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।